मैं रमेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। आज जो इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे वो है लेसन का नाम संख्या पद्धत। संख्या पद्धत में हम संख्याओं को जानेंगे, पहचानेंगे, कैसे गुणा होता है, कैसे भाग होता है, भाग के गुणों को साहचर्य नियम या क्रम विनिमय नियम या संवर्ग नियम, इन सब चीज़ों का हम अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्या पहला आपका जो टॉपिक है, हेडिंग है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लें। वास्तविक संख्या होती क्या है? वे वास्तविक संख्याएं जो समीकरण के हल करने पर प्राप्त होती हैं उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और ये संख्याएं परिमेय भी हो सकती हैं, अपरिमेय भी हो सकती हैं। परिमेय का मतलब कि 2/3 या 1/2 या 4/5 और परिमेय, ये परिमेय भी हो सकती हैं। और अपरिमेय का मतलब होगा कणी में 2, कणी में 3 या पाई। तो ये परिमेय भी हो सकती हैं और अपरिमेय भी हो सकती हैं वास्तविक संख्याएं। अब परिमेय और अपरिमेय एक नया शब्द आ गया। तो परिमेय क्या होता है? पहले परिमेय संख्याओं को जानते हैं। परिमेय संख्या वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें, P/Q के रूप में लिखी जा सकें। वे संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जा सकें उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। अब परिमेय संख्या में Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। परिमेय संख्याओं की ये खासियत है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। और उन्हें हम कैसे लिख सकते हैं? P/Q के, यानी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। फिर आगे कह रहा है कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जैसे हमने लिखी संख्या, ये परिमेय संख्या हमने लिखी 2/3, तो ये एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। लेकिन क्या 4/6 परिमेय संख्या है? ये भी तो P/Q के रूप में लिखा गया है। तो ये क्या परिमेय संख्या है? तो आप देखेंगे कि इसका एक गुणनखंड है। क्या है? 2×2 और यहाँ 3×2, यानी एक गुणनखंड ये वाला उभयनिष्ठ है। क्या है? ये वाला उभयनिष्ठ है, यानी ये दो जो है वो कॉमन है। इसलिए 4/6 एक परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जब तक इसका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा तो ये ऊपर से नीचे कट जाएंगे, इसलिए 4/6 परिमेय संख्या नहीं है। तो आप ध्यान देंगे कि उसमें परिमेय संख्याओं में उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। 1/2 ये क्या है? परिमेय संख्या है। लेकिन क्या 20/25 परिमेय संख्या है? तो आप देखेंगे कि नहीं, क्योंकि इसमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। वो क्या है? 5 है। 5 से ये ऊपर वाला भी कट जाएगा, नीचे वाला। तो आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड ये हो जाएगा, तो इस संख्या आपकी 4/5 हो जाएगी। लेकिन ये आपका परिमेय है, क्योंकि इसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। और इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है, इसलिए परिमेय संख्या ये नहीं होगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मैं आप लोगों को समझाना क्या चाहता हूँ? समझाना ये चाहता हूँ कि आप P/Q के रूप में लिखें, लेकिन उसमें उन दोनों संख्या में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ये परिमेय संख्या का गुण है। और दूसरी बात ये कि Q कभी 0 के बराबर नहीं होगा। आई होप आप लोग परिमेय संख्या समझ गए होंगे। अगला है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या है? आप इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। आप इसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। यानी अपरिमेय संख्या क्या? P/Q के रूप में आप लिख नहीं सकते। यानी
1/2 ये इस रूप में, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। ठीक, अपरिमेय संख्या होती क्या है? जैसे करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5 और क्या पाई। पाई आपका ये होता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का मतलब है जिन्हें परिभाषित ना किया जा सके वही अपरिमेय है। सिंपल शब्दों में आप समझे। आई होप आप लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या समझ गए होंगे। एक चीज़ और, छोटी सी चीज़ है, आप लोग इसे नोट कर लें। नोट, पाई जो है वो अपरिमेय है। अपरिमेय है, लेकिन पाई का जो मान है 22/7, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, वो परिमेय होता है। वो परिमेय होता है। ठीक, नोट में आप लोग लिख लें कि पाई अपरिमेय होता है और इसका मान जो 22/7 होता है वो परिमेय होता है। आई होप आप लोग परिमेय और अपरिमेय समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं प्राकृतिक संख्याएं। अगला हम लोगों का जो टॉपिक है वो है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं। ये प्राकृतिक संख्या होती क्या है? प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ये होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 अनंत तक। यानी आपकी जो गिनती शुरू होती है 1 से लेके वो अनंत तक, ये सारी जो होती हैं वो प्राकृतिक संख्या होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक, ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब प्राकृतिक संख्या के बाद क्या होती है? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? n से। इसे n से प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं प्राकृतिक संख्याओं को। अगली जो चीज़ है वो पूर्ण संख्या है। अगला टॉपिक हमारा, अगला जो है वो होता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? W से। W से। अब पूर्ण संख्या होती क्या है? पूर्ण संख्या यानी नेचुरल नंबर में 0 को शामिल कर लिया जाए। किसको? 0 को शामिल कर लिया जाए। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे डैश डैश इन्फिनिटी। यानी प्राकृतिक संख्याओं में ये 0 को शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है। क्या हो जाती है? पूर्ण संख्या हो जाती है। और इसे हम लोग W से प्रदर्शित करते हैं। अगला है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को हम लोग Z से डिनोट करते हैं। किससे? Z से। Z से इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि होल नंबर में यानी इसको होल नंबर पूर्ण संख्या में हम लोग माइनस निगेटिव संख्या भी शामिल कर लें। निगेटिव संख्या का मतलब होल नंबर है आपका कितना है? 0, 1, 2, 3, 4 डैश 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 इधर है। अब इसमें क्या निगेटिव संख्या भी शामिल कर लें, यानी नकारात्मक संख्या क्या? -1, -2, -3, -4 ऐसे डैश डैश ऐसे डैश डैश। ये होती है पूर्ण संख्याएं, जिसमें हम लोग निगेटिव को भी शामिल कर लेते हैं और 0 भी शामिल होता है और धनात्मक भी संख्याएं होती हैं। यानी ऋणात्मक संख्या 0 और धनात्मक संख्या, उसे हम पूर्णांक संख्या या इंटीजर नंबर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या या होल नंबर। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। इसमें 0 शामिल होता है और नेचुरल नंबर शामिल होते हैं, यानी प्राकृतिक संख्याएं शामिल होती हैं। इसमें क्या होता है?
प्राकृतिक संख्याओं में 1 से लेकर अनंत तक जितनी भी संख्या आ सकती हैं वो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। आई होप आप लोग प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या समझ गए होंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हम लोग का है सम संख्या। क्या है? सम संख्या। सम संख्या। अब सम संख्या क्या है? वो संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए। किससे? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाए। किससे विभाजित है? 2 से। उन्हें हम क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। अब अगला चीज है हमारा विषम संख्या। विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, 2 से विभाजित नहीं होती हैं। ये 2 से विभाजित होती हैं, यानी सम संख्या 2 से विभाजित होती है, विषम संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है। वे संख्याएं जो 2 से नहीं विभाजित होते हैं उसने हम विषम संख्या कहते हैं, और वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। आई होप ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। अब अगली जो चीज़ है थोड़ी सी वो संख्याओं के बारे में हम उसे बता रहे हैं। अगला हमारा टॉपिक है प्राकृतिक संख्याओं का गुण। गुण क्या होता है इनका? जैसे क्या, कौन सा रोल ये फॉलो करते हैं? तो पहला है संवरक नियम। संवरक नियम। संवरक नियम क्या है? संवरक नियम यह है कि दो प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ एक प्राकृतिक संख्या ही होती है। जैसे इसका कहने का मतलब यह है कि दो प्राकृतिक संख्याएं a और b हैं, तो इसे जब जोड़ेंगे a प्लस b तो वो भी क्या, वो प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। जैसे उदाहरण में ले लें, प्राकृतिक संख्या 2 है और 3 है, तो इसे जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा, तो 5 भी एक प्राकृतिक संख्या है। अब जैसे 7 प्लस 5, तो 7 प्राकृतिक संख्या है और 5 भी प्राकृतिक संख्या है, तो इनको जोड़ेंगे तो एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी, यानी 7 5 12। तो ये संवरक नियम ये कहता है कि किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं को जोड़ने पर एक प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होती है। अब अगला नियम क्या है? साहचर्य नियम। साहचर्य नियम। साहचर्य नियम क्या कहता है? साहचर्य नियम का जोड़ के साहचर्य नियम और गुणा के साहचर्य नियम। तो पहला तो जोड़ का साहचर्य नियम क्या है? जोड़ का साहचर्य नियम कह रहा है कि कोई 3 संख्या हो, a b प्लस c, a b और c, ये 3 संख्याएं हों, तो कह रहा है कि पहली 2 संख्या को तीसरी संख्या से जोड़ा जाए। पहली 2 संख्या यानी a प्लस b को एक साथ जोड़ लिया जाए, ठीक, और फिर इसमें c जोड़ा जाए, तो यहाँ b प्लस c को एक साथ जोड़ लेंगे, फिर उसमें प्लस a को जोड़ेंगे, तो इसका मान बराबर होगा। यही योग का साहचर्य नियम या जोड़ का साहचर्य नियम यही कहता है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं। 3 संख्याएं आपकी क्या हैं? ये आपकी 3 संख्याएं 3 5 और 7। 3 5 7। तो कह रहा है कि पहले 2 संख्याओं को जोड़कर तीसरी संख्या जोड़ें। तो पहले 2 संख्या जोड़ ली हमने, तो 3 प्लस 5, और फिर जोड़ा हमने 7 को, तो कितना हो गया? 5 3 8 और 7 15। फिर
कह रहा है कि नहीं पहले वाली को ना जोड़े, फिर दूसरी और तीसरी को जोड़ लें पहले। हम दूसरी और तीसरी को पहले जोड़ ले रहे हैं, फिर किसको जोड़ रहे हैं, पहली को जोड़ रहे हैं। तो इसका भी मान क्या होगा, 7 5 12, 12 3 15। तो यही तो कह रहा है सहचर का जोड़ नियम, कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से जोड़ लें फिर तीसरी को जोड़ें तो भी मान वही मिलेगा, या पहली को दूसरी और तीसरी को एक साथ जोड़ के फिर पहली वाली को जोड़ें तो वही मान प्राप्त होगा। तो ये जोड़ का सहचर्य नियम होता है, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी। अब गुणा का सहचर्य नियम, गुणा का सहचर्य नियम, सहचर्य नियम ये कहता है कि 3 संख्याएं a प्लस बी हैं, तो आप क्या कर लें, कह रहा है कि a गुणे b कर लें फिर गुणे c करें, या a गुणे b गुणे b c कर लें। यानी पहली संख्या का दूसरी से गुणा करके तब तीसरी से करें तो वह मान, या दूसरी और तीसरी का गुणा करके फिर पहली से करें वह मान बराबर होगा। जैसे कोई संख्या ले लें हम लोग 2 3 5, 2 3 5। अब पहली के साथ कर लें तो 2 गुणे 3 यानी ये हो गया, फिर इसके साथ इसका गुणा कर दें तो कितना होगा, ये 6 और 5 30 होगा। फिर कह रहा है कि पहली को यहाँ रख लें और इसके साथ 3 गुणे 5 कर लें तो ये 5 3 15, 15 दूना 30, यानी दोनों मान बराबर हो गए। तो ये सहचर्य नियम जो जोड़ का है यह हो गया, और गुणा का सहचर्य नियम ये हो गया। आइए होप ये दोनों नियम आपको समझ में आ गए होंगे। तो एक नियम और देखते हैं, और मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर लूँ, आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लें। तीसरा नियम आपका जो है वो है क्रम विनिमय नियम। क्रम नियम, ये आपका तीसरा नियम है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम 2 जोड़ों पे चलता है, मतलब जोड़ों पे, जोड़ का क्रम विनिमय नियम नियम। 2 संख्याएं हैं a प्लस बी, मान लीजिए 2 संख्याएं हैं a और b, 2 संख्याएं a और b। तो कहने का मतलब a प्लस बी को जोड़ेंगे तब भी उतनी बात होगी, या b प्लस a को जोड़ेंगे तब भी वही बात होगी। एक संख्या ले लेते हैं, हम ले लेते हैं संख्या आपकी 10 और 15। 10 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना 25 होगा, या 15 10 को जोड़ेंगे तब भी आपका कितना होगा 25 ही होगा। तो ये क्रम विनिमय नियम, यानी क्रम में आप इधर उधर कर सकते हैं जोड़ में, ठीक, तो तब भी मान वही होगा। और गुणा में भी आप क्रम का मान, आपका ये गुणा का क्रम विनिमय नियम जैसे संख्या आपने ली तो a और b संख्या तो थी, a और b, तो कह सकते हैं a गुणे b भी कर सकते हैं, ये भी बराबर होगा किसके, b गुणे a के। अब कैसे बराबर होगा, कोई एक संख्या ले लें आप, जैसे ले लें आप 8 गुणे 7, यानी आपकी संख्या कितनी है 8 और 7 है। कह रहा है 8 गुणे 7, 8 गुणे 7 का मान 56 होगा, या 7 गुणे 8 का मान क्या होगा 56 होगा। तो दोनों स्थितियों में मान वही होगा, यानी पहली संख्या का दूसरी से गुणा कर लें या दूसरी की संख्या का पहली संख्या के साथ गुणा कर लें। आई होप आप इन तीनों नियमों को समझ गए होंगे, जो संख्या पद्धति के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कई जगह इस नियम को सीधा प्रश्न के माध्यम से पूछ दिया जाता है। अब अगली टॉपिक, अगला जो चीज़ है हम लोग समझते हैं वो क्या, भाज्य संख्या। अगला जो है हम लोगों का, पहले हम लोग इसमें संख्या पद्धति में
बेसिक चीज़ों को समझ लें, उसके बाद प्रश्न को हम लोग सॉल्व करेंगे या प्रश्नों को एमसीक्यूज़ के माध्यम से हम लोग ले लेंगे, जो भी पिछली परीक्षाओं में यूपी टेट में पूछी गई थी उसके प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। ये होगा आपका भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे आप देख लें 6, 8, 10, 20, 100, ऐसे बहुत सारे इत्यादि। ये सब एक से तो विभाजित होंगे ही, फिर स्वयं से विभाजित होंगे, लेकिन किसी अन्य संख्या किसी भी एक संख्या से अन्य किसी एक संख्या से विभाजित होते हैं तो उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अब अगला टॉपिक आपका है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो स्वयं से विभाजित हो और एक से विभाजित हो। किसी से? स्वयं से और एक से। वे क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं। वो होता क्या है? 2, 3, 5, 7, ये आपका हो गया 11, 13, 17, 19, ऐसे डैश इत्यादि। ये क्या होती हैं? ये स्वयं से विभाजित होंगी और एक से विभाजित होंगी, किसी अन्य संख्या से नहीं विभाजित होंगी, तो ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब एक प्रश्न ले लेते हैं, देखते हैं। अभाज्य और भाज्य संख्या आप समझ ही गए होंगे। पहले प्रश्न थोड़ा सा लेने से पहले एक चीज़ पे डिस्कशन कर लेते हैं, स्क्वायर पे। जैसे 2 का वर्ग। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। 2 का वर्ग का मतलब होता है 2 गुणे 2। वर्ग का मतलब होता है 2 गुणे 2, और ये होता कितना है? 4। 3 का वर्ग मतलब 3 गुणे 3। 3 गुणे 3 तो ये होता कितना है? 9। अब 4 का वर्ग ये कितना? 16 होता है। अब ये 5 का वर्ग 25 होता है, और 6 का वर्ग कितना? 36। 7 का वर्ग 49। 8 का वर्ग 64। 9 का वर्ग 81। 10 का वर्ग 100। 11 का वर्ग 121। 12 का वर्ग 144। 13 का वर्ग 169। 14 का वर्ग 196। 15 का वर्ग 225। 16 का वर्ग 256। 17 का वर्ग 289। 18 का वर्ग 324, और 19 का वर्ग 361। 20 का वर्ग 400। ये कुछ वर्ग हैं, स्क्वायर हैं। तो थोड़ा सा अगला सा प्रश्न स्क्वायर के ही माध्यम से लगेगा, तो ये थोड़ा सा बताना आपको ज़रूरी था। ये स्क्वायर होते हैं 20 तक, और इसके आगे भी होते हैं। तो आप जब हम लोग संख्याओं का जोड़ घटाना वगैरह समझेंगे तो उसमें स्क्वायर को भी कैसे हम लोग गुणा करके जल्दी से उसका स्क्वायर रूट हम लोग पता कर सकते हैं, ये हम लोग समझेंगे। अब एक प्रश्न लेते हैं हम लोग और उसे समझते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न आपका है कि ज्ञात कीजिए 241 अभाज्य है या नहीं। मतलब 241 अभाज्य है या नहीं, ये एक प्रश्न है आपका। और ऐसे प्रश्न यूपी टेट की परीक्षाओं में, पूर्ववर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं।
तो कैसे ज्ञात करेंगे 241 अभाज्य संख्या है या नहीं। अब 241 क्या है, आप देखेंगे कि क्या 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर अभी पिछले हमने डिस्कशन किया तो वो होता है 225, यानी ये अभी 225 से ये बड़ा है, 241 225 से बड़ा है। तो 16 का स्क्वायर लेते हैं हम लोग, 16 का स्क्वायर कितना 256। अब देखेंगे आप कि 256 से 241 छोटा है, यानी आप लोग लिख सकते हैं कि 16 का स्क्वायर ये एक चिन्ह होता है बड़े का, यानी बड़ा जिधर होता है उसके पीछे खुला होता है और जो छोटा होता है उसकी तरफ ही नुकीला होता है। तो ये कह सकते हैं कि 16 का स्क्वायर बड़ा है किससे 241 से। तो अब हम क्या करेंगे कि 16 से बड़ा है तो 16 से छोटे अभाज्य संख्या क्या होंगी, 16 से छोटी अभाज्य संख्या क्या होंगी, 2 3 5 7 11 13, यही तो होंगी, 2 3 5 7 11 13, ये अभाज्य संख्या है। इनसे क्या 241 कट जा रहा है, तो आप देखेंगे 2 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 8 24, फिर 1 बच जा रहा है तो 1 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा ही नहीं क्योंकि 5 चौका 20 और ये 41, तो 5 8 40, फिर 1 शेष रह रहा है। 7 से करेंगे तो 7 3 21 और 3 31, तो 7 चौका 28, फिर कितना हो जा रहा है 3 शेष हो रहा है। 11 से भी नहीं कटेगा, 22 और 2 21, तो यानी इससे भी शेष हो जा रहा है। 13 से देखिए तो 13 से भी नहीं कट रहा है, यानी जो 16 से छोटे अभाज्य संख्या हैं उनसे ये कट नहीं रहा है। कौन 241 नहीं कट रहा है, अतः 241 अभाज्य है। क्या है, अभाज्य। ये क्या है, ये अभाज्य है। ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न लेते हैं और उसके माध्यम से हम लोग समझते हैं। आपका प्रश्न है 341 ज्ञात कीजिए कि 341 अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो उसे हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे हम लोग, देखेंगे कितना, अब स्क्वायर हमने देखा था तो 16 का स्क्वायर कितना था 256, इसलिए बहुत छोटा था। 17 का देखेंगे या 18 का देखेंगे, 18 का स्क्वायर कितना था 324, यानी 18 का स्क्वायर किससे, इससे छोटा है। फिर 19 का ले लेते हैं, 19 का स्क्वायर कितना 361, यानी कह सकते हैं कि 19 बड़ा है किससे 341 से। 19 का स्क्वायर किससे बड़ा है 341 से, क्योंकि 361 तो 341 से बड़ा ही है, इसलिए 19 का स्क्वायर 341 से बड़ा है। अब 19 से छोटे अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और क्या है 17 है। यही तो है। 19 का ये करने का मतलब ये होता है कि इसके आगे की बड़ी अभाज्य संख्याओं से हमें नहीं चेक करना पड़ेगा, इसलिए स्क्वायर का ये तरीका अपनाया जाता है और यहाँ तक संख्याएं ले ली जाती हैं। वैसे ही अंदाजी करें तो आप चेक करेंगे 2 से भाग जा रहा है नहीं, 3 से जा रहा है, 4 से जा रहा है, 5 से जा रहा है, 8 से जा रहा है। ऐसे करके आप कहाँ तक चेक करेंगे, पता चलेगा 19 से आगे चले जाएंगे, फिर आप 21 से चेक करेंगे, 22 से चेक करेंगे। ऐसे करके आप बहुत देर तक, कब तक चेक करेंगे इसे, संख्याएं तो अनंत हैं। तो इसीलिए ये स्क्वायर लिया जाता है कि इससे ये बड़ा है तो निश्चित है कि इससे छोटी संख्याओं से कट जाएगा तो भाज्य है, और नहीं कट रहा है तो अभाज्य है। इसलिए ऐसे रूल को अप्लाई किया जाता है। अब हम चेक करेंगे 2 से क्या कटेगा, तो नहीं कटेगा, क्योंकि 2 से कटने के लिए यहाँ 0 और 2 से कटने वाली संख्या चाहिए 3,
तो 3 से ये भी नहीं कटेगा। किससे? 5 से भी नहीं कटेगा। आप 5 छके 30 और ये 40 50 40। 7 से करेंगे तो 7 चौक 28 और 5 बचा 51, तो भी नहीं कटेगा। 11 से, 11 3 33, आपका बचा कितना? ये 34 है, 1 है 11, यानी 11 से कट जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि 341 11 से पूर्णतः विभाजित है। अतः क्या 341 भाज्य संख्या है? भाज्य है। क्या है? भाज्य है। तो आपको बताना था अभाज्य है या नहीं। तो ये क्या है? ये भाज्य है। 341 ये अभाज्य है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आज के सेशन को यहीं रखते हैं। अगले सेशन में संख्या पद्धति के कुछ रूल हैं, जो बेसिक नियम हैं जिन्हें समझना होता है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। चूँकि बेसिक रूलों को ये लग रहा है कि सर क्या बता रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल, तो थोड़ा जीरो लेवल से ही आपकी तैयारी शुरू होती है। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो मैथ ही पढ़े नहीं होते हैं, जो मैथ केवल 10 तक ही पढ़े रहते हैं, तो उनके लिए तो बेसिक चीज़ें आवश्यक ही हैं। और बेसिक चीज़ों से ही समझते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और कल के सेशन में हम लोग संख्या पद्धति के क्वेश्चनों को और कुछ नियमों को, शेष नियमों को समझेंगे। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर ज़रूर करें, और नए आप हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।